हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th का मैथ्स का जो सीरीज में लेकर आ रहा था या लगातार आ रहा हूँ लेकर के चैप्टर 3 के लिए मैंने अभी तक उसमें सिर्फ आपको तरीका बताया है, मेथड बताया है कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं और उसको थोड़ा सा रिकॉल में कर लेता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है। तो चैप्टर 3 के लिए था एक्सरसाइज, उसमें कुछ मेथड था कि सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन मेथड, तो सॉल्यूशन मेथड जो था पहला था ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। दूसरा आपका था विस्थापन विधि, विस्थापन विधि। तीसरा था विलोपन विधि, विलोपन विधि। और चौथा है आपका वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि, ये चार मेथड आपके पास है और ये चारों मेथड से मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम एक एक मैथ्स आपको बताऊं, जिससे कि आपको सारा मेथड से आपको मैथ बनाने आ जाए। जबकि इन सारे मेथड पे मैंने पहले ही वीडियो दे दिया हूं आपको। आज ग्राफीय विधि से बताने कैसे मैथ बनता है वो बताऊंगा। तो आशा है कि आप जुड़े रहेंगे वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए। यहाँ पे देखिए, आपको ना सब्सक्राइब करने का पैसा लगता है ना हमको बहुत कुछ मिलता है। बस मुझे ये लगेगा कि बहुत सारे बच्चे को इस वीडियो से फायदा हो रहा है, बहुत सारे लोग इसको देख पा रहे हैं। तो मैं सीधा जितेंद्र सर आता हूँ आपको इस के लिए एक विद एग्जाम्पल के साथ। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। एनसीईआरटी का बुक का एक्सरसाइज 3.1, ये एनसीईआरटी बुक से मैं ले रहा हूँ 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पहले तुमसे 7 गुनी आयु का था और 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि दोनों का आयु बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में दर्शाए। ये सवाल है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, तो देखते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जब भी चैप्टर 3 के लिए एक्सरसाइज 3.1 हो या 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 या 3.6 हो, किसी के लिए भी हमेशा 2 इक्वेशन बनेगा, क्योंकि 2 वेरिएबल से रिलेटेड हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसका सॉल्यूशन में मैं चलता हूं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे, माना आफताब का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। उसकी पुत्री के लिए निकालते हैं, पुत्री का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। 2 वेरिएबल अलग अलग मान लेना है। केस फर्स्ट में चलते हैं। केस फर्स्ट में क्या बोला गया है, 7 वर्ष पहले। तो जब 7 वर्ष पहले है
तो वर्तमान उम्र में, आफताब के वर्तमान उम्र में 7 घटा देंगे, उसकी पुत्री के वर्तमान उम्र में भी 7 घटा देंगे, और उसकी पुत्री के उम्र से 7 गुनी है तो जिससे 7 गुनी है उससे 7 से गुना कर देते हैं। एक इक्वेशन बनेगा x - 7 = 7y हो जाएगा ये, और 7 7 जा 49 ये हो गया। फिर यहाँ से x ये +7y इधर जाएगा तो -7y, ये -7 -49 को ले आइए तो हो जाएगा +49 = 0। ये आएगा x - 7y और -7 है और 49 में 7 जाएगा तो +42 = 0। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन के जैसा देखने में लग रहा है। आप देखो ये x है, y है और कांस्टेंट है, a1x + b1y + c1 = 0 के जैसा ये दिख रहा है। तो अब केस 2 में मैं चलता हूं। केस 2 है कि 3 वर्ष बाद क्या होता है? 3 वर्ष बाद। तो जो 3 वर्ष बाद की बात है, 3 वर्ष बाद आफताब का आयु x + 3 हो जाएगा, उसकी पुत्री का आयु y + 3 हो जाएगा। बोला कि पुत्री से बोलता है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा x + 3 = 3 को y से करेंगे, 3y + 3 को 3 से करेंगे 9। अब अगला स्टेप में x ये +3y को ले आइए, -3y + 3 और ये +9 जाएगा तो -9 = 0। x - 3y 3 में से 9 जाएगा तो ये -6 = 0। ये इक्वेशन सेकंड लेके चलते हैं। अब क्या करना है, इसका हम ग्राफ ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप में। बीजगणितीय रूप में इक्वेशन फर्स्ट आ गया, इक्वेशन सेकंड आ गया। बस यहाँ तक आपको रूप दिखाना था, इसका दिखा दिए। अब लिखेंगे ग्राफ के लिए। ग्राफ के लिए बच्चों आज जो वीडियो बन रहा है उसमें मुझे काफी परेशानी हो रही है, काफी गर्मी भी लग रहा है क्योंकि पंखा बंद करके बनाना पड़ रहा है, और जो कि पंखा बंद नहीं करेंगे तो साउंड आपके पास क्लियर नहीं जा पाएगा। तो कोशिश करना कि इसको आप समझना ठीक से। ग्राफ के लिए हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, जो मेथड बताया था मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। x - 7y + 42 = 0। x = ये -7y को ले चलते हैं दूसरी तरफ तो +7y और +42। आपको क्या करना है, एक कॉलम बना लेना है x और y का। 3 बार वैल्यू निकालेंगे तो 3 बार के लिए जगह यहाँ पे बना लेते हैं। आपको क्या करना है, y का वैल्यू रखना है, x निकलेगा तो हम क्या करते हैं, y बराबर ले देते हैं 5। y बराबर 5 लेने पर तो x = 7 × 5 + 42। जहां y था उसके जगह पे 5 रख दिया तो 7 5 जा 35 + 42 35। ये +42 नहीं होगा, मैंने गलती लिख दिया है। +42 दूसरी तरफ जाएगा तो -42 हो जाएगा। यहाँ पर भी -42 होगा और इस जगह पर भी -42 होगा। तो 35 में 42 यानी ये बड़ा है तो -7 हो जाएगा। y का वैल्यू जब 5 लिया तो x का वैल्यू निकला -7। फिर से y का वैल्यू 6 ले लेते हैं। y बराबर 6 लेने पर तो जब y का वैल्यू 6 लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 7 × 6 - 42। तो 7 6 जा 42 -42 हो जाएगा 0। हमने क्या किया, y का वैल्यू 6 लिया, x निकला 0। एक बार ले लेते हैं, y बराबर 7। y बराबर 7 लेने पर जब 7 लिया तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7 × 7 - 42। 7 7 जा 49 -42। 49 में से 42 जाएगा तो बचेगा 7। y जब 7 लिया तो x भी निकला 7। आपको ये टेबल ग्राफ के लिए समीकरण फर्स्ट के लिए निकला, यहाँ पे लिख देना है समीकरण फर्स्ट के लिए ये निकला है। अब क्या करना है, समीकरण सेकंड को सॉल्व करना है, उसके लिए भी एक टेबल बनाना होगा। तो इधर मैं मिटा देता हूँ पहले इसको।
ये देखने में काफी बड़ा लगेगा मैथ्स, पर है बहुत आसान। और अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो एग्जाम में एक मैथ्स तो कंफर्म है कि इससे पूछता ही है। समीकरण सेकेंड लेकर के चलता हूं। सेकेंड है मेरे पास x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा ये 3y माइनस 6 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 6। और अब इसको क्या करना है, कॉलम बना लेते हैं x और y के लिए। 3 वैल्यू इसमें भी निकालना है कम से कम, तो y बराबर 0 भी ले सकते हैं। y बराबर 0 लेने पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 इंटू 0 प्लस 6, तो 0 हो जाएगा ये 3 इंटू 0 प्लस 6, ये हो जाएगा 6। y जब 0 लिए तो x का वैल्यू निकला 6। y का वैल्यू ले लेते हैं हम, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। 2 ले लेता हूँ, या फिर उधर प्लस में लिया हूँ, इधर माइनस में भी ले सकता हूँ। चलो -1 ले लेता हूँ या -2 ले लेता हूँ। चलो -2 ले लिया तो x इक्वल टू 3। मैं इसलिए बार बार नंबर चेंज किया कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या लेते हैं, कुछ भी ले आप लेकर के इसको बना सकते हैं। 3 इंटू -2 प्लस 6, तो 3 2 जा 6 -6 प्लस 6 क्या हो जाएगा 0। y लिए -2 तो x निकला 0। एक और वैल्यू ले लीजिए, y इक्वल टू ले लीजिए -4। यहाँ लिख देना है कि क्या लिए, जिससे कि आपको याद रखने में सुविधा हो। तो x इक्वल टू 3 इंटू 4, और 4 किस में है, माइनस में, तो 3 इंटू -4 और प्लस 6, तो 3 4 जा 12 -12 प्लस 6 हो जाएगा -6। -4 लिया y का वैल्यू तो x का वैल्यू निकला -6। अब मेरे पास दो टेबल आ गया है, इन दोनों टेबल के लिए ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ कहाँ खींचूं, मेरे पास ग्राफ पेज तो नहीं है, बोर्ड को ही ग्राफ बनाता हूं मैं। इसको मिटा देता हूं पहले। टेबल जो है वो आपके पास होना चाहिए, टेबल नहीं रहेगा तो खींच नहीं पाएंगे, इसलिए टेबल को नहीं मिटा रहे हैं। यहां पर भी टेबल को नहीं मिटा रहे। ग्राफ खींचना भी एक कला है, क्योंकि आप ग्राफ अगर सही से नहीं खींच पाएंगे, ये आपका फर्स्ट के लिए था और ये सेकंड के लिए है, तो इधर याद रखने के लिए मैं लिख लेता हूं x y। x है 6 0 -6, 6 0 और -6, y है 0 -2 और -4। बाकी इधर है मेरे पास ये समीकरण सेकंड के लिए है, याद रखना है। बस इसको मिटा देते हैं और अब ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ जब भी खींचते हैं तो ग्राफ के लिए सबसे स्पेशल चीज ये होता है कि आप ग्राफ, इतना बड़ा अगर पेज है तो इतना छोटा में नहीं खींचना है। ग्राफ का पेज छोटा है या पेज बड़ा है, पूरा पेज का आपको इस्तेमाल करना है। लो मैं इसको भी अभी मिटा देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बड़ा सा ग्राफ जो कि आपको दिखे भी उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। बड़ा सा ग्राफ पेज ले लेता हूँ 20 से इसको, और 2 डायमेंशनल ग्राफ खींचेंगे क्योंकि 2 रेखीय मेरे पास समीकरण है। ये ले लिए, साफ साफ दिखेगा भी बड़ा ग्राफ खींचने से। ये 0 किया, यहाँ पर x ले लेते हैं, इसको x डेश, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, इसको वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वर्टिकल लाइन जिसको बोलते हैं y एक्सिस। यहाँ y हो जाएगा और यहाँ y डैश। अब आपको देखना है कि जो x है वो कितना है आपके पास, माइनस में 7 है, प्लस में 7 है। x में 7 से ज्यादा ना इक्वेशन फर्स्ट में है ना इक्वेशन सेकंड में है, तो आप 7 8 9 10 तक भी ले सकते हैं, बड़ा बड़ा भी ले सकते हैं। अगर यही वैल्यू आपका बहुत बड़ा रहता है, जैसे x का वैल्यू -7 की जगह 70 रहता, तो जो आप बॉक्स आपका बना हुआ रहता है ग्राफ में, एक एक को ले लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 इस तरह से लेंगे। पर अभी मेरे पास वैसा है नहीं,
हम इक्वेशन फर्स्ट के में देख लिए -7 है +7 है, और y में हाईएस्ट वैल्यू +7 है और लोएस्ट वैल्यू -4 है। मतलब 10 तक भी 8 तक भी लेंगे तो काम चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। अगर 8 नहीं भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ लिख दो नंबर आप 1 2 3 4 5 6 7। इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। किसी को ये लगेगा कि सर आप इधर 7 लिए, इधर भी -7 लिए, ये जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है। पेज में जहां तक जगह है वहीं तक आप लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस तरह से आप ले लेंगे। और चूंकि एक बड़ा घर जो है उसको आप एक ही माने, यहाँ पे जब भी बनाएंगे तो यहाँ लिख देंगे एक, आपको लिख देना है यहाँ पर एक बड़ा घर बराबर एक मात्र। मान लीजिए जो मानेंगे वो यहाँ पर लिख देना, एक बड़ा घर बराबर एक मात्र। कभी जरूरत पड़ा कि बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू है हमारे पास, तो एक बड़ा घर बराबर 100 भी मान सकते हैं, एक बड़ा घर बराबर 200 भी मान सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे मात्र जरूर लिख देना कि आपने क्या माना है, ताकि ग्राफ समझने में टीचर को सुविधा हो एग्जाम के टाइम में। अब हम इक्वेशन फर्स्ट के लिए खींचते हैं। x का वैल्यू है -7 और y का वैल्यू है 5। x का वैल्यू -7, x का वैल्यू -7 लेफ्ट साइड में देखो यहाँ पर है, और y का वैल्यू है 5, y का वैल्यू 5 ऊपर में है। तो क्या करेंगे हम, इस तरह से डॉटेड लाइन से आपको खींच लेना है। आप कहीं भी डॉटेड लाइन से खींचेंगे तो ग्राफ आपके पास रहेगा, तो पता चल जाएगा। ग्राफ पेज नहीं है तो आप इस तरह से ग्राफ पेज के जैसा इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लिख देना कि ये क्या है, -7 और 5 है, 5 के सामने में और 7 के सामने में। फिर है दूसरा वैल्यू, x का वैल्यू 0, y का 6। x 0 मतलब y में कहीं पर भी लेंगे x का वैल्यू 0 होगा, और यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, 6 है, तो y का वैल्यू 6 इस जगह पर है, यहाँ पर ले लेंगे। ये वैल्यू हो गया 0 और 6। तीसरा वैल्यू है 7 7, x भी 7 और y भी 7। x यहाँ 7 है और y 7 यहाँ पर है, तो क्या करेंगे, 7 के सामने में चलेंगे और यहाँ पर 7 के सामने में चलेंगे। ये मेरा जो वैल्यू है 7 x के लिए भी और 7 y के लिए भी। अब यहाँ से जो लाइन खींचेंगे वो लाइन हमारा क्या जाएगा, एकदम से सीधा लाइन जाएगा। देख रहे हैं, आपको स्केल की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे स्केल की सहायता से ये लाइन आप खींच लेंगे। इस तरह से एरो दिखा देंगे आगे पीछे, और ये जो लाइन आप खींचे हैं, इस लाइन का, इस रेखा का आप नाम दे सकते हैं, जो आप इक्वेशन माने थे वो दे सकते हैं। फिर सेकेंड जो है वो है हमारे पास x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0। y वैल्यू 0 मतलब इसमें कहीं पर भी लेंगे तो वो 0 आएगा। x का वैल्यू 6 मेरे पास यहाँ है, ये ले लिए, और y का वैल्यू 0, तो ये हो गया 6 और 0। फिर है x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2 इस जगह पर है, तो ये हो जाएगा 0 और -2। फिर है x का वैल्यू -6 और y का वैल्यू -4, -6 और -4। देख रहे हैं, x का वैल्यू -6 यहाँ पर है और y का वैल्यू -4 यहाँ पर है। ये -6 और -4 हो गया। अब जब आप इसको मिलाएंगे तो इस तरह से जाएगा। आगे जाएगा, ये वो पीछे चला जाएगा,
अब ये दोनों देख रहे हैं, ये दोनों किसी जगह पे कटने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होगा। पिता और पुत्री का आयु आप निकाल रहे हैं, ये दोनों वैल्यू कभी भी आपस में मैच नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। वो 2 साल, 1 साल, 5 साल, जो दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस हमेशा रहेगा, इसलिए कहीं पर भी कटने वाला नहीं है। ये इस तरह से ग्राफ खींच करके आप इसको छोड़ सकते हैं, आप इसको दिखा सकते हैं। ये ग्राफीय विधि से आपने इसको दिखा दिया, जो कि एक जस्ट लाइक पैरेलल लाइन के जैसा ये आया, देख सकते हैं ये पैरेलल लाइन आया है। तो ये एक्सरसाइज 3.1 के लिए क्लास 10 के लिए जो था चैप्टर 3 के लिए, उसका ग्राफीय रूप में आप यहाँ पर हमने इस सवाल को दिखाने का कोशिश किया, जो कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काट रहा है। इसका मतलब है कि जो मेथड हम सीखे थे ग्राफीय विधि में, उसमें एक बात सीखे थे कि जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो ये एक रैखिक ये समानांतर होता है। इसका मतलब है कि जो आपका a1/a2 आया था आएगा इस इक्वेशन में, b1/b2 आएगा, वो कभी भी बराबर होगा। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। लास्ट वाला वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होगा। तो आशा है कि आपको ये मेथड ग्राफीय विधि समझ में आया होगा। अगला बार विस्थापन विधि लेकर हम आएंगे, क्योंकि अलग लेकर के चलेंगे तो वीडियो काफी बड़ा बन जाएगा, क्योंकि इसमें एक एक सम जो है वो काफी टाइम टेकन है। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और ये चैप्टर से एग्जाम में बहुत सारा सवाल भी पूछा जाता है। आप अगर सीख गए तो आपके लिए वो बहुत ही सुविधाजनक होगा। मुझे लगता है कि आपको आज का ये मेथड शायद समझ में आया होगा। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।